नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे 16वीं प्रश्नावली की, जिसमें अपन 16.1 का पहला भाग कर लिया था। तो अगर आपने वो पीछे वाला भाग नहीं देखा है तो वो अच्छी तरह देखें, ताकि ये भाग भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 16वीं प्रश्नावली को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको ये पार्ट भी पूरा देखना है, जिससे आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पिछली प्रश्नावली में बेसिक और कुछ सवाल की बात कर चुके थे। आज अपन इस पे आगे का भाग करेंगे। तो देखते हैं इसका अगला सवाल कौन सा है और उसको हल करते हैं। तो देखो, आपको अगला सवाल दिया हुआ है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, यानी इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। तो अपने बेसिक के अंदर जिस सूत्र की बात की थी उसके हिसाब से सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इसका बाहरी लंबाई 146, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है। देखो, आपको क्या कहा हुआ है, इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च। तो अंदर की ओर की आपको क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल। आपको क्या पेंट कराने के लिए क्षेत्रफल पता होना चाहिए, लेकिन आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बाहर की दे रखी है, लेकिन अपने को अंदर की पता होना चाहिए। तो देखो, अपन लिख लेते हैं पहले, जो बक्सा है बक्से की बाहरी लंबाई 146 सेमी और चौड़ाई कितनी है, 116 सेमी और ऊंचाई कितनी है, 83 सेमी। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो अंदर का क्षेत्रफल चाहिए, तो अंदर की ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता होनी चाहिए। आपको देखो, संदूक इस तरह से बना हुआ है कुछ, ठीक है। एक बार इसे मानते हैं, ऊपर इसका ढक नहीं है तो इसको खुला छोड़ देते हैं। अब देखो, ये जो सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी इधर है, 3 सेंटीमीटर इधर है। तो लंबाई में से यहां से यहां लंबाई है, वो बाहर से बाहर है, वो 46 है। तो अंदर की निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर इधर से कम कर देंगे, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि संदूक की जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर लकड़ी का जो बक्सा बना हुआ है वो इधर से भी कम कर दिया, 3 सेंटीमीटर। तो टोटल अंदर की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करेंगे, अंदर की लंबाई आपको क्या करना है, 146 में से कितना घटाना है, 6 घटाना है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर घटाना है। तो ये आपके पास आ गई लंबाई। इसी तरह अंदर की चौड़ाई ज्ञात करेंगे, तो चौड़ाई में भी देखो, अब देखो ये क्या थी, लंबाई। अब चौड़ाई कैसे, ऐसे चौड़ाई है, तो चौड़ाई में भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर कम 3 सेंटीमीटर, यानी इधर वाला भाग भी 3 सेंटीमीटर कम होगा, पीछे वाला भी भाग 3 सेंटीमीटर कम होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 116 माइनस 6, 110 सेंटीमीटर। आगे की बात ध्यान से समझेंगे। अब आपको ऊंचाई की लिखा है, ऊंचाई में नीचे से तो 3 सेंटीमीटर लकड़ी लगी हुई है बक्से में, लेकिन ऊपर क्या है, गेट खुला है, यहां कोई लकड़ी लगी हुई नहीं है, तो सिर्फ 3 सेंटीमीटर ही कम करेंगे। आपको पहले से ही कहा है बगैर ढक्कन का, यानी ऊपर से खुला हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर ही कम करेंगे इसके ऊंचाई के अंदर। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। ऊंचाई में से आप क्या करेंगे, केवल मात्र 3 सेंटीमीटर कम करेंगे, तो 80 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या है, 3 इधर कम कर देंगे। इसी तरह चौड़ाई में भी 3 इधर की और 3 इधर की, दोनों साइड की कम कर देंगे, क्योंकि बक्सा देखो इधर भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, नीचे बना हुआ है लेकिन ऊपर से खुला है। तो ऊंचाई में क्या है, ये काम ऊंचाई में काम आ रहा है, तो ऊंचाई में सिर्फ 3 ही कम करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है। अब बगैर ढक्कन का है ये बक्सा, तो बगैर ढक्कन के बक्से का ये अपन क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, बगैर ढक्कन के बक्से का क्षेत्रफल, देखो क्या लगाते हैं, आपको क्या है, बगैर ढक्कन में क्या क्या आता है, देखो छत नहीं है, फर्श और छत में क्या आता है आपको बताया था, ध्यान देंगे इधर, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये फर्श है, फर्श के अंदर क्या आता है, ये तो है लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई एक बार ही आता है, ऊपर बार नहीं आता है, तो क्या लगाएंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई एक बार लिखेंगे, प्लस 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस
2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे, आप इसको याद रखना है। ये 2 क्यों नहीं लिखा, वैसे तो अपन 2 वाला सूत्र लगाते हैं तो फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सारा आ जाता, उसमें ऊपर ढक्कन भी लेना पड़ता, लेकिन अपने को ढक्कन नहीं लेना, तो इसके अंदर मान रखिए अपन क्या निकालेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखो लंबाई कितनी है 146, चौड़ाई सॉरी 140, चौड़ाई कितनी है 110 प्लस 2 इंटू चौड़ाई है 110 इंटू 80 प्लस 2 इंटू ऊंचाई है 80 प्लस लंबाई है 140। इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपने पास आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर 140 को 110 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15,600। इसको गुणा करते हैं, 8 को पहले इससे गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11 88 2 0 तो पहले लगा दो, 88 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 176। मैं इसको भी गुणा करेंगे, 14 को पहले 8 से गुणा करो फिर 2 से, पीछे 2 0 तो ऐसे कैसे लगा दो, 14 के 112 होता है, 112 का दुगुना होता है 224। यहां पर देखो 56 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 4, 6 नहीं आएगा 4 आएगा। अब इसको कर लेते हैं अपन, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद देखो क्या आएगा, तो यहां पहले 0 0 लगा देते हैं पीछे, फिर देखो 4 और 6 10 और 4 14, फिर ऐसे लगी 1 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, ऐसे लगी 1 2 और 1 3 4 और 5 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल आ गया, आपका अंदर का क्षेत्रफल। यहां पर आपको पेंट करना है। अब आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च। पेंट का खर्च कितना दे रखा है आपको, 2 रुपए। आपको निकालना है कुल खर्च। देखो कुल खर्च कैसे निकालेंगे, आप क्या करना है, जितना भी आपके पास टोटल क्षेत्रफल है पहले तो उसके अंदर 1000 का भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 1000 का आपके पास क्षेत्रफल का दिया हुआ है खर्च, और उसको गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 0 से 2 0 कट हो गए, ठीक है। फिर इसको 2 से गुणा करके और 10 का भाग करना, 10 का भाग करना मतलब पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। तो पहले इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10 का 0, ऐसे लगे 1 10 और 1 11, एक संख्या बाद पीछे से पॉइंट लगा दो तो ये लगा के इतने रुपए देंगे। 110.8 या 110.80 भी कह सकते हैं, 110.8 भी कह सकते हैं। तो ये देखो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में आपको क्या करना है, देखो आपको निकालना है इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई आपको बाहर की दी हुई है। आपकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर मोटाई से आप क्या निकालेंगे, इसके अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले निकालेंगे। लंबाई में से 3 3 6 कम करेंगे, चौड़ाई में से 3 3 6 कम करेंगे, लेकिन ऊंचाई में से सिर्फ एक फर्क का करेंगे क्योंकि ऊपर का ढक्कन तो है नहीं। आपको क्या करना है, इसके बगैर ढक्कन के बक्से का आपको क्षेत्रफल लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप बेसिक वाला वीडियो दोबारा से शुरू में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अपने ये सारे मान रखने हैं, फिर सीधा कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर का खर्च दिया हुआ है 2 रुपए, कुल खर्च निकालना है। तो जितना भी सेंटीमीटर है पहले उसके अंदर 1000 का भाग करेंगे, क्योंकि 1000 का 1 का होता तो फिर अपन भाग नहीं करते, ठीक है। यहाँ 1000 का देखा है तो 1000 का भाग करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, सीधा सा आंसर आ जाएगा आपके पास। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आपको देखो दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है आपको 19, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जोड़ दें तो 19 आएगा, तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है और साथ में इसका विकर्ण दिया हुआ है। एक घनाभ का विकर्ण आपको पता है सूत्र क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही ध्यान से सवाल देखिएगा, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दिया हुआ है वो मान लेते हैं। आपको दिया माना लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और तथा ऊंचाई बराबर H, ये आपने मान लिया। तो देखो प्रश्नानुसार आपको क्या दिया हुआ है, यानी L प्लस B प्लस H, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई के मिलके क्या दिया है 19 सेंटीमीटर। इसका अपन स्क्वायर 1 का करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपको दिया विकर्ण। आपको क्या दे रखा है, विकर्ण। विकर्ण कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। और आपको पता है विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण का सूत्र होता है आपको जैसे बताया था √L² प्लस
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11। अगर स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। अंडर रूट को इधर ले जाते हैं तो अंडर रूट इधर क्या हो जाता है स्क्वायर, और आपके पास बन गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ये हो गई समीकरण 2। अब अपन क्या करते हैं समीकरण 1 का वर्ग करने पर दोनों साइड में वर्ग कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा l प्लस बी प्लस एच इसका स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो एक सूत्र अपन पढ़ते हैं, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इतना ही 2। अब 3 वाला और है यहाँ पर, देखो 3 का है, ध्यान से देखेंगे a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। तो देखो पहले a और b का 2 का करते हैं, यहाँ 3 का करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर। देखो यहाँ 2 का किया था, 2 है 2 का स्क्वायर, और यहाँ किया था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी दोनों की आपस में 2 और गुणा, 2ab है, 2 को a और b से गुणा किया, b और c के, और फिर a और c से तीनों की गुणा करनी, ab bc और c है तीनों। तो ये सूत्र अपने को लगाना है यहाँ पे। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले तीनों का l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गया, फिर 2l इंटू b, ये देखो l और b की गुणा, फिर 2 इंटू b इंटू h, और फिर तीसरी गुणा 2 इंटू h इंटू l बराबर 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 को 19 से गुणा करेंगे, ठीक है, 19 में 171 हासिल लगी 17, 19 और 17 कितने हो गए 361। तो ये कितना आ गया 361, ये हो गया अपनी समीकरण 3। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, देखो इसके अंदर सिर्फ मान रखने हैं, लगभग आपका सवाल हो चुका है, आपको सिर्फ मान रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा। देखो कैसे मान रखना है, तो समीकरण 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 3 में मान रख देते हैं, यानी l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 121। ये अपना है l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो मैंने इसकी जगह रख दिया 121 प्लस 2l इंटू बी प्लस 2b इंटू एच प्लस 2h इंटू l बराबर 361। अगर 121 को इधर ले जाते हैं 2l इंटू बी प्लस 2b इंटू h प्लस 2h इंटू l बराबर 361 माइनस 121। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा l इंटू बी प्लस b इंटू h प्लस h इंटू l बराबर कितना बचेगा, देखो इसमें से जाएगा तो 0, ये 6 में से जाएगा 4, 240। आपको पता है ये सूत्र होता है, देखो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पथ के क्षेत्रफल का क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही तो सूत्र होता है। इसका मतलब अपने घनाभ का क्षेत्रफल तो निकाल दिया, तो ये हो गया घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पथ के क्षेत्रफल या घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। ये सारे सेंटीमीटर में दे रखे तो ये भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ज्यादा, देखो इसमें थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। बस यहाँ पे एक सूत्र याद रखना है, ये a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपको सूत्र याद रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आप सूत्र याद रखेंगे तो फिर सवाल आसानी से कर सकते हैं। देखो पहले आपको दिया है तीनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है, फिर आपको विकर्ण दिया, विकर्ण का पहले सूत्र लगाया, उससे अपने क्या किया स्क्वायर अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, ये एक समीकरण बन गई। फिर इस समीकरण 1 का क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2lb ये 1 बचेगा, तो इसका मान अपन क्या है समीकरण 2 से जो निकाला है वो रख देंगे, ये 121, और फिर 121 को इधर ले जाएंगे तो 361 में से घटेगा, और ये जो सूत्र बना है वो अपना घनाभ का क्षेत्रफल है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल हो गया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा सवाल है। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, यानी कमरे का फर्श है वो वर्गाकार है,
ठीक है। इस कमरे में 180 घन मीटर हवा है। आपको बताया था कमरे के अंदर जितना हवा आ सकता है, जितना पानी आ सकता है, जितनी मिट्टी आ सकती है, वो क्या होता है उसका आयतन। तो आपको मतलब उसका आयतन भी दे रखा है। आपको बताना उस कमरे की ऊंचाई कितनी है। आपको बताया फर्श का वर्गाकार फर्श है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कमरे की लंबाई 6 मीटर। आपको वर्गाकार फर्श का हुआ है, तो फर्श क्या है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है। वर्गाकार का मतलब ऐसा जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी वो आपको दे रखी है, ये भी 6 है, क्योंकि जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई अलग है। अब ऊंचा कितना है वो पता नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, माना इसका मान लिया, माना ऊंचाई नहीं दे रखी तो अपने एक बार ऊंचाई मान ली, वो मान ली h, ठीक है। और आपको दिया है कमरे का आयतन, यानी कितनी इसके अंदर हवा आ सकती है वो इसका आयतन हो गया, ठीक है। ये हो गया मीटर क्यूब। आपको पता है ये कौन से आकार का हो गया, घनाभ के, यानी जो घनाभकार कमरा है, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो आपको आयतन तो दे रखा है, तो आयतन की जगह आप क्या रखेंगे, 180 मान रख देंगे। जो चीज दे रखी है ना, जैसे यहाँ पर आयतन दिया हो तो उसी का ही सूत्र लगाना और उसकी जगह तो ये मान रख देना है। अब अपने को जो इसके अंदर मान पता है वो रख दो, 6 लंबाई है और 6 चौड़ाई है और ऊंचाई h मानी है। समझ में आया आपको। देखो लंबाई भी 6 है, ये रही, चौड़ाई भी 6 है, ये रही, और ऊंचाई h माना है। अब h का मान निकालना है तो h को इधर रखो, बाकी इधर लो, तो 180/6 इंटू 6, क्योंकि दोनों इधर गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, तो ये इससे कटेगा तो कितनी बार पहले कटेगा, 30 बार, और ये 6 कम 6, 6 बजे 30, तो h बराबर कितना आ गया, 5। हाँ लिख देंगे, अतः कमरे की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। देखो कितना सिंपल सा और छोटा सा सवाल था। सिर्फ आपको ये दे रखा है वर्गाकार फर्श, तो वर्गाकार फर्श मतलब एक ऐसा फर्श है, ठीक है, इसकी भुजा 6 है, मतलब ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। अपने ये लंबाई काम में लेते हैं और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई 6 होगी, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई 6 होगी, तो अब ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो सिंपल सी है, लंबाई 6 चौड़ाई 6 ऊंचाई h मान ली, और आयतन आपको दिया हुआ है, आयतन के सूत्र से निकालेंगे। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा सवाल था ये भी। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह देखिएगा। आपको दिया हुआ है 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है। ये दीवार का माप दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। मैं 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 17, आपको पता है ये क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ऐसा दे रखा है, तो ठीक है 17, ये 7 नहीं है, यहाँ पे आपके बुक में 7 दे रखा है, मिसप्रिंट है। माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी आपको बताना है, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल में देखना है, सारे के सारे माप की यूनिट एक ही होनी चाहिए, मतलब या तो सारे सेंटीमीटर में हो या सारे मीटर में होने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये सारे सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो ये 2 मीटर में दिए हैं, तो अपन क्या करते हैं, इस 2 को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको दिया हुआ है, अपन ले लेते हैं दीवार की लंबाई कितना है, 44 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करते थे, यानी 4400 सेंटीमीटर। वही बात करें इसकी, ये तो है इसकी ऊंचाई, यहां लिख देते चौड़ाई। देखो चौड़ाई तो आपको क्या रखा है, 85 सेंटीमीटर है पहले से चौड़ाई, आपको ये देखो ये लिखा हुआ है चौड़ाई, ये है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। 1.5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं अब लिख लेते हैं ईंट का, ईंट की लंबाई कितनी है, 22 सेमी। चौड़ाई कितनी है, 10 सेमी, और ऊंचाई कितनी है, 17 सेमी, ठीक है। ये आपको तीनों चीजें दे रखी है। आपको ज्ञात करना है ईंटों की संख्या। एक बार के लिए अपन एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लो इस तरह से कोई दीवार बनी हुई है, अभी एक बार एक दीवार है, इस पूरे का क्षेत्रफल या जो भी आपने एरिया लिया आयतन, इसका आयतन है, मतलब आप ये समझ लो कि ये एक इस तरह से दीवार है या कोई भी बॉक्स बना हुआ है, इसका वजन है 100 किलो। अभी आयतन को अपन किससे याद रख रहे हैं,
आयतन को भार से, वैसे आपको कह दिया सिर्फ एग्जांपल के लिए भार ले रहे हैं, वैसे आयतन अलग होता है, भार अलग होता है। इसके अंदर मान लो कुछ ईंटें लगी हुई है, इसका भार है 100 किलो। मान लो एक ईंट का वजन है 5 किलो, एक ईंट का वजन है 5 किलो, तो बता सकते हो इसके अंदर कितनी ईंटें लगी हुई है? बिल्कुल आसानी से आप क्या करेंगे, फटाक से 100 में 5 का बांट देंगे और बता देंगे 20 ईंटें इसके अंदर लगी हुई है। तो वही आपको यहाँ पे करना है। देखो इससे क्या सीखे अपन, कि आपको पूरी दीवार के आयतन निकाल लो और एक ईंट का आयतन निकाल लो। ये आयतन, ये इसका भार है ईंट का, और ये दीवार का भार है, मतलब आप दीवार का भी आयतन निकालो और ईंट का आयतन निकालो, दीवार के आयतन में ईंट का आयतन का भाग देंगे तो आपके पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो वही देखो यहां पर लगाएंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या निकालने के लिए अपन निकालेंगे दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ठीक है, तो इसको करेंगे तो अपने पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। तो आपको पता है दीवार का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 4400 इंटू चौड़ाई कितनी है 85 इंटू ऊंचाई कितनी है 150 बटे, इसको भी लंबाई ऊंचाई, क्योंकि दोनों ही घनाभ के, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सिर्फ घनाभ में होती है। ठीक है, तो इसका भी निकाल लेते हैं ईंट का भी। तो ईंट का कितना आ जाएगा, ये रहा 22 इंटू 10 इंटू 17, 22 इंटू 10 इंटू 17। अपना समझ में आ गया। अब देखो 22 के पड़े से 22 दूने 44, मतलब ये 200 बार कटेगा। ठीक है, 10 से एक जीरो से एक जीरो काट के 17 पहले कितना होता है 85, ये 5 बार कट गया, इसीलिए यहाँ पे 17 होगा, क्योंकि इससे पूरा पूरा कटेगा। 7 होगा तो फिर कटेगा नहीं। अब इसको गुणा कर लो, 15 को 5 से गुणा करें, 15 पहले 75, 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150, और 2 जीरो आगे ये लगा दिया, 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, आपको कोई सा भी सवाल ऐसे आ जाए तो आपको इसी तरह करना है। देखो, आपको किसी को भी पिघाड़ के दूसरा बना दे या किसी को एक चीज को पिघाड़ के बनाए तो भी आपको यही करना है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, दीवार का आयतन और ईंट का आयतन निकालना है। आगे एक और सवाल सेम का सेम ऐसा सवाल करेंगे। ठीक है, सेम का सेम यही प्रोसेस चलेगा, कोई भी फर्क नहीं है, आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। आपको दिया हुआ है 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो देखो, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि छड़ कितनी लंबी है। ऐसा करने के लिए आपको मैंने जैसे शुरू में बताया था, बेसिक के अंदर आपसे सवाल पूछे एक कमरे में कितनी लंबी से लंबी छड़ आ सकती है, इसका मतलब उसका सीधी सी बात है विकर्ण पूछने का। ठीक है, आप क्या करते हैं, कमरे में कितनी लंबी से लंबी छड़ आ सकती है, तो किसी भी कमरे में इधर वाले नीचे कोने से लेके और इधर वाले ऊपर वाले कोने तक की जो छड़ आती है वो इसका विकर्ण कहलाती है। विकर्ण यानी आपको क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। तो जो चीजें दे रखी है वो लिख लेते हैं। पहले आपको दिया हुआ है कमरे की लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी है 10 मीटर। आपको दे रखा है इसकी चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। आपको इसकी दे रखी है ऊंचाई जो कितनी है 6 मीटर। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब अधिक से अधिक लंबी छड़ मतलब क्या है, इसका विकर्ण। तो अपन निकालेंगे कमरे का विकर्ण, और विकर्ण का सूत्र आपको पता है क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है 10, इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका निकाल लेते हैं मान। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का होता है 64 और 6 का होता है 36। सबको जोड़ लेते हैं। देखो 100, 36 और 64 हो गए 100, 100 ये और 100 ये 200, कितना हो गया 200। और 200 का निकालें तो 200 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 2 भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो 100 का वर्गमूल अपने को पता है 10√2 मीटर। ठीक है, यानी कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है 10√2। अतः छड़ की अधिकतम लंबाई 10√2 मीटर।
छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 10√2 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। आपको कंफ्यूज करने के लिए छड़ वगैरह दिया है, आपको सवाल में ध्यान रखना है, लंबी से लंबी पूछे तो आपको क्या निकालना है? उसका विकर्ण। घन में भी होता है और घनाभ में भी होता है। तो ये एक सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये भी बहुत सिंपल सा और छोटा सा सवाल है। आपको दिया हुआ है एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको आयतन का घन का आयतन दिया है, तो आयतन के सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना घन की भुजा, भुजा मान लिया ए, ठीक है। आपको दिया हुआ है घन का आयतन 512 मीटर क्यूब या घन मीटर लिख दो। मीटर के आगे ऊपर क्यूब लगा दो या घन मीटर लिख दो, एक ही बात होती है। अपने को पता है घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। यहां पर देखिए तो घन के आयतन का सूत्र होता है अपने पास, क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर 512, यानी ए क्यूब बराबर 512। ए बराबर निकाले तो रूट क्यूब बोलते हैं इसको। 512 का यहां 3 लिखेंगे। अगर 3 नहीं लिखे तो ये अंडर रूट बन जाएगा। अगर रूट क्यूब लगाना है आपको तो यहाँ छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा। अब इसका रूट क्यूब कैसे निकालते हैं? आप अंडर रूट और रूट क्यूब दोनों देखो, इसको अविभाज्य गुणनखंड विधि से 512 है, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 2 का भाग देंगे तो 2 5 6 256, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 2 128, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2, फिर 2 का भाग देंगे तो 16, फिर 2 का भाग देंगे तो 8, 2 का 4 देंगे, 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे 1। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा अविभाज्य गुणनखंड किए सीधे, जो अपने प्रश्नावली में सीख चुके थे। अब आपको वर्ग भी निकालना है, यहां से बता देंगे, और घन भी। वर्ग निकालना होता है तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, एक जैसी संख्या के 2 2 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। और घन निकालना है, घन में क्या करते हैं? क्यूब, यानी 3 3 के जोड़े बनाने। एक जैसी संख्या होनी चाहिए तीनों, जैसे ये तीनों देखो 2 2 2 2 है, एक जैसी है। ये भी 2 2 2 एक जैसी है, और ये भी 2 2 2 एक जैसी है। देखो एक इसका एक ही बार लेंगे, इसका 2, ये 3 बार है, इसको एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2, 3 ही बार 2 लेंगे। देखो एक बार इसका 2 लिया है, एक बार ये 2 लिया है, एक बार ये 2, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, यानी इसका रूट क्यूब कितना है? 8। तो a बराबर कितना आ गया? 8 मीटर। अगर स्क्वायर लेते इसका तो 2 2 के जोड़े बनाते, देखो ये 2 का, फिर ये 2 का, फिर ये 2 का, फिर ये 2 का, लास्ट में एक बच जाता। तो फिर अपन इस तरह से करते हैं। तो अतः आ जाएगी, अतः घन की भुजा बराबर 8 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सा आपको आयतन दिया हुआ है, आयतन का सूत्र याद है, ठीक है। इधर इसका क्यूब है, क्यूब को इधर भेजेंगे तो रूट क्यूब हो जाएगा। रूट क्यूब का मान 512 का कितना होता है? 800, 512 का कितना होता है? 8। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया। और रूट क्यूब निकालते कैसे हैं? तो इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, 11वां सवाल। ये बिल्कुल 8वें सवाल के जैसे, एकदम उसके जैसे ही है। आपने जैसे 8वां सवाल किया था वैसा का वैसा है। इसको भी देख लेते हैं। आपको दिया है एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी 10 सेमी और 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? आपने सेम वैसा ही पढ़ा था, तो उसी तरह करते हैं। देखो आपको दिया हुआ है दीवार की लंबाई, आपको सारे माप क्या करने हैं? एक तरह से करने हैं। 5 मीटर, 5 मीटर को अपन किससे कर लेते हैं? सेंटीमीटर में, तो 500 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई, चौड़ाई आपको देखो सेंटीमीटर में पहले से ही दे रखी है, तो जिसमें सेंटीमीटर में दे रखी है उसमें चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जो सेंटीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर ही रखेंगे, इसको 100 से गुणा नहीं करेंगे। फिर से देखो आगे इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई फिर से मीटर में दे रखी है 3 मीटर, तो इसको चेंज करेंगे, तो 3 मीटर को क्या हो जाएगा? 300 मीटर, ठीक है। ये तो आ गया आपका दीवार का। अब निकालते हैं ईंट का। ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई कितनी है? 20 सेमी। ये सारे सेमी में ये देखो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इसकी चौड़ाई 10 सेमी और इसकी ऊंचाई 7.5 सेमी। अब आपको क्या निकालना है? ईंटों की संख्या। तो फिर से वही तरीका लगाएंगे, ईंटों की संख्या निकालने का। आपको क्या तरीका बताया था? सीधा सा सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन।
ठीक है, इसको निकाल लेते हैं अपन। अपने को पता है दीवार का आयतन क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई कितनी है 500, चौड़ाई कितनी है 30 और ऊंचाई कितनी है 300। देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, इसमें बीच में भी रखना है ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 20 × 10 × 7.5। इसका पॉइंट हटा के एक 10 और लगा देते, ये 10 पॉइंट हटाया तब लगाया। ठीक है, अब इसको जो कट रही है वो काट दो संख्या। ये देखो 10 से इसको सीधा कट गया, 0 काटो से 10, ये 7 से काट सकते हैं। ठीक है, इसको काट लेते हैं अपन 25 के पड़े से। 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 20। ये देखो 20 से 20 कट हो गया, ये 3 से ये कट हो रहा है 10 बार। 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 3000 ईंटें। कितने ईंटों की आवश्यकता होगी 3000 ईंटें। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर था, आप आसानी से कर सकते थे। आपको क्या करना होता है, दीवार का आयतन और ईंट का आयतन दोनों में भाग दे देते हैं। बड़ा कौन है दीवार का, उसमें ईंट का आयतन में भाग देंगे तो आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। आपको पहले दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही माप में निकाली। एक ही माप का मतलब होता है, इसको चाहे तो सर ये मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, सारे के सारे देखो सेंटीमीटर में है, तो तभी इसको हल करना है। अगर एक भी मीटर में है फिर आपने हल किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला 12वां सवाल, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसका सवाल। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात आपको दिया हुआ है 5:3:2। अनुपात ध्यान में रखना, क्या दिया हुआ है 5:3:2, यानी ये लंबाई का, ये चौड़ाई का, ये ऊंचाई का। देखो पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई, तो उनका अनुपात देखा है। आपको दिया हुआ है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है 558 में। तो उसकी कोणों का माप बताइए। कोणों का मतलब ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इसकी भुजाओं का माप आपको बताना है। तो जो पहले दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है 5:3:2। ठीक है, अब देखो आपको मानना है, माना लंबाई, ये लिख देते हैं माना घनाभ की लंबाई। देखो आपको लंबाई x y कुछ नहीं माना, आपको अनुपात से ही माना है। एक अनुपात मान लिया 5 और इसके साथ x लगा दो, अनुपात से ही आपको मानना है 5x। इसकी चौड़ाई बताओ कितनी हो जाएगी, अनुपात कितना है 3 तो 3x। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है वो है 2, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2x। आपको तीनों मान पता है। अब आपको पता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये मान है, इसके मान है 2। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे 558 है, तो इसकी जगह पर रखेंगे 558। आगे अपना मान रख दो, जो मान है ये रहा। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3x, प्लस ये 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x। ये आपको समझ में आ गया। देखो ये मान है, ये उठा के लंबाई चौड़ाई, इसको 558 ऐसे कैसे रहने दो, इधर हल करते हैं। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15, x को x से गुणा करेंगे तो ध्यान रखिए x² आएगा, x ये भी है 15x²। इसको गुणा करेंगे तो 6 और साथ में x²। देखो एक x ये x, 2 को 3 से गुणा किया 6, प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 और साथ में आएगा x²। तो इधर तो 558 ऐसे ऐसे चले दो 2, देखो इसको जोड़ लो, 15 और 10 कितने हो गए 25 और 6 31x²। ठीक है, आगे इसको यहां पे हल कर लेते हैं। 31x² हो गया, तो 558 को 558 बराबर 31 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 62x²। अपने को तो x² का मान निकालना है, तो इसको इधर रखो 558/62। ठीक है, तो इसको ऐसे भाग करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, पूरा 9 बार। कितनी बार कटा 9 बार। तो अपन x का मान निकाले दिए, देखो स्क्वायर है, x² बराबर 9 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा √9 और x बराबर आ गया 3। x का मान कितना आ गया 3। आपको x का मान निकालना था, x का मान निकाल दिया। अब आपको निकालनी थी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई।
ठीक है, आपको कोरों का माप पूछा था, ये नहीं पूछा था कोरों का माप। तो देखो यहां पर निकालेंगे इसकी घनाभ की लंबाई। तो लंबाई कितनी थी देखो 5 और x माना था, x का मान कितना है 3 यानी 15 सेमी। देखो क्षेत्रफल दिया हुआ था सेंटीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर में। इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी वो देखो, चौड़ाई आ जाएगी 3 और x का मतलब 5 यानी 15 सेमी। और इसकी ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 5 यानी 10 सेमी। ये आ गई इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। दोबारा से देखो आपको सवाल के अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो इससे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लिया, तीनों के साथ x लगा के। आप y भी लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये रहा लिखा हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसी का ही सूत्र लगाना है, ठीक है। और ये सूत्र आपको याद होगा, ठीक है। इसका मान यहाँ पर रख दिया 558 और ये सूत्र चलाते गए इसका मान रख दिया ये वाला, ठीक है। इसको हल किया, लास्ट में आपके पास आ गया x का मान निकालिए, इससे x बराबर आ गया 3, यानी लंबाई को भी 3 से गुणा कर दो, चौड़ाई को भी 3 से और ऊंचाई को भी 3 से, क्योंकि x का मान 3 है, इसका मतलब ये दोनों गुणा में है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 15, सॉरी लंबाई 5 है, 5 को 3 से गुणा किया 15, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 और 3 को 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, 15, 6 और 3 सेंटीमीटर। ये उसकी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ये थी आपकी पूरी 16.1 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।